तो यहां सारे बच्चे ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है एबीसी इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी। तो एक ट्राइंगल एबीसी है और जिसका राइट एंगल वाला वर्टेक्स कौन सा है, बी। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में जल्दी जल्दी बनाते चलो साथ में। इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो राइट एंगल वाला वर्टेक्स है उसको क्या मार्क कर दो, बी। तो ये वाला वर्टेक्स हो गया बी, ये वाला वर्टेक्स को ले लेते हैं ए और ये वाला वर्टेक्स को ले लेते हैं सी। यहां तक क्लियर सबको? ओके। अब और क्या गिवन है इस क्वेश्चन में ये देखते हैं। इस क्वेश्चन में गिवन है tan a की वैल्यू। तो tan a की वैल्यू कितनी गिवन है, 1/√3 ये गिवन है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि tan कौन से साइड्स का रेशियो होता है, P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ tan a की जगह पे हम लिख देते हैं P/B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/√3। क्या ये समझ में आया सभी को? जिससे हम परपेंडिकुलर P की वैल्यू क्या कंसीडर करेंगे, 1, और बेस B की वैल्यू क्या कंसीडर करेंगे, √3। अब थर्ड जो साइड बच गई वो कौन सी बच गई, हाइपोटेनियस। तो उसके लिए हम निकालेंगे, उसके लिए हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। तो h² इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर होता है 1 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3। तो h² की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4, जिससे h की वैल्यू आ जाएगी 2। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? अब इसके बाद हम यहां पर सारे साइड्स मार्क कर देते हैं। तो ये हो गया आपका एंगल ए वाला वर्टेक्स, और अब इसके रिस्पेक्ट में बेस है 1 यूनिट, मतलब ये हो गया 1, परपेंडिकुलर है √3, मतलब ये हो गया √3, और हाइपोटेनियस कितना आ गया, 2। यहां तक सबको क्लियर हो गया? ओके। अब उसके बाद देखो कौन कौन सी चीजें आपको निकालनी है। आपको साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी, ये निकालना है। तो आपको चारों चीजें पता होनी चाहिए। मैं लिख रहा हूं जो 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले साइन ए की वैल्यू, फिर कॉस ए की वैल्यू, ध्यान से देखो, साइन ए कॉस ए, फिर क्या चाहिए, साइन सी, और फिर क्या चाहिए, कॉस सी। ये 4 वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। हाँ, अच्छा मैंने गलत लिख दिया क्या? हाँ, मतलब परपेंडिकुलर 1 आना चाहिए और बेस में क्या आना चाहिए, √3। मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पर, तो करेक्शन कर लो यहाँ पर। परपेंडिकुलर 1 और बेस में क्या आएगा, √3। ये दोनों चीजें इंटरचेंज हो जाएंगी, ठीक है। यहां तक क्लियर सबको? ओके। हाँ, अब आते हैं साइन ए की वैल्यू कैलकुलेट करने। तो साइन कौन से साइड्स का रेशियो होता है, P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां पर ध्यान देना, ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन सा है, देखो ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है, 1, अपॉन हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पर 2। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2। फिर चाहिए कॉस ए। तो कॉस कौन सी साइड का रेशियो होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखो इसका बेस कितना है, √3, और हाइपोटेनियस कितना है, 2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 डिवाइडेड बाय 2। क्या ये सबको समझ में आ गया? ठीक है। अब नेक्स्ट आपको चाहिए साइन सी की वैल्यू। तो साइन सी की वैल्यू निकालने के लिए ध्यान देना, साइन सी, तो अब हम एंगल सी के रेस्पेक्ट में इसको कंसीडर करेंगे। तो एंगल सी के रेस्पेक्ट में अब बेस किसको लेंगे हम, ये वाले साइड को, ठीक है, और परपेंडिकुलर किसको लेंगे, ये वाले साइड को। तो इसका रेशियो होता है P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, √3, और हाइपोटेनियस क्या आ जाएगा यहाँ पर 2, ठीक है। फिर कॉस सी की वैल्यू निकालनी है, तो वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो सी के रेस्पेक्ट में इसका बेस कितना हो जाएगा, 1, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा यहाँ पर 2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। समझ में आ गया सबको ये पूरा? ठीक है। एक और इसका शॉर्टकट भी मैंने बताया था, साइन ए की वैल्यू और कॉस सी की वैल्यू क्या होती है, सेम। तो देखो यहां पर दोनों वैल्यू क्या आ रही है, सेम।
वैसे ही कॉस ए और साइन सी ये दोनों भी क्या होता है, सेम। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्लियर सबको ये चीज? अब ये चारों चीजें निकल गई। अब फाइनली हमको क्या करना है, उसको पुट करना है यहां पर। तो साइन ए की जगह पे उसकी वैल्यू रखेंगे, तो साइन ए की जगह पे क्या आ जाएगा 1/2 इंटू कॉस सी की जगह पे भी क्या आएगा 1/2, उसकी वैल्यू यहां से पुट किया, प्लस यहां पर कॉस ए की वैल्यू, तो कॉस ए की जगह पे क्या आ जाएगा √3/2 और साइन सी की जगह पे भी क्या आ जाएगा √3/2। तो ये हो गया √3/2 इंटू √3/2। समझ में आ रहा है ना सबको? फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2 मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, ये 1/4 प्लस √3 मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 3 और डिनोमिनेटर में ये क्या हो जाएगा 4। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 4, न्यूमरेटर में हो जाएगा 1 + 3, 1 + 3 मतलब 4/4, मतलब क्या आ जाएगा आंसर 1। समझ में आया सबको ये? फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट में आते हैं तो कॉस ए, तो देखो कॉस ए की वैल्यू कितनी है √3/2 इंटू कॉस सी, कॉस सी की वैल्यू कितनी है 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/2, साइन सी की वैल्यू कितनी है √3/2। वैल्यू पुट कर दिया तो ये कितना हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4, ये दोनों कट गया तो आंसर क्या आ गया 0। क्लियर सबको ये? ठीक है। अच्छा यही क्वेश्चन ना आज हम दोबारा सॉल्व करेंगे लास्ट में। एक बार कोई याद दिलाना, लास्ट में इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करना है दूसरे तरीके से, ठीक है सर? एक और क्वेश्चन बोले थे। हाँ उसको भी याद दिला देना, ठीक है। हाँ एक और शॉर्टकट तरीके से करेंगे, टेबल वाली वैल्यू वाले तरीके से। हट जाओ। हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो, फिर सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 10 हटा दो इसको मैं। आराध्य समझ में आया क्या? ये ट्रिग्नोमेट्री अटेंड किया था पहले? अच्छा हटा दो इसको मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 जसदीप क्वेश्चन पढ़ना। स्टॉप। इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू। तो यहां तक समझ में आ गया ना? एक ट्राइंगल पी क्यू आर है, तो पहले मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया और जहां पर राइट एंगल बन रहा है उस वर्टेक्स को क्या मार्क कर दिया क्यू। बना लिया सबने ट्राइंगल? रुकना, अभी सबने बना लिया ना ट्राइंगल, हो गया ना? हाँ अभी एक वाला ये वाला वर्टेक्स मार्क कर देता हूं पी और ये वाला वर्टेक्स मार्क कर देता हूं क्यू। यहां तक क्लियर? हाँ सॉरी आर, आर ये वाला वर्टेक्स हो गया आर। हाँ अब पढ़ क्या लिखा है? अरे इसको फिर से दोबारा देख, क्या लिखा? पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। तो पी आर कहां पर है पहले देख लो, पी आर दिख गया क्या? पी आर मतलब ये हाइपोटेनियस है। और क्यू आर कहां पर है? क्यू आर ये है क्यू आर। इन दोनों का सम कितना है 25। तो एक काम करो, क्यू आर को अज्यूम कर लो एक्स, लेट क्यू आर इज इक्वल टू एक्स। कैलकुलेशन इजी होगा इसलिए क्यू आर को हमने ले लिया एक्स। अब क्वेश्चन में हमको क्या पता है? पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू कितना है 25, ऐसा पता है क्वेश्चन में। तो यहां क्यू आर की जगह पे रख दो एक्स, तो क्या हो जाएगा पी आर प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25, जिससे पी आर की वैल्यू कितनी आएगी? ये इधर चले जाएगा x, तो क्या बन जाएगा 25 माइनस एक्स। सबको ये समझ में आया क्या बताओ एक बार? ठीक है तो इसको हमने x अज्यूम किया था और ये पी आर हमारे पास कितना आ गया 25 माइनस एक्स आ गया। क्लियर? तो फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन यहां तक क्लियर सबको? और क्या गिवन है पढ़ो उसको। PQ कितना गिवन है 5। तो कहां है PQ? दिख रहा है ना? PQ मतलब ये बेस, वो कितना गिवन है 5। तो ये हमको सारी चीजें मिल गई। ठीक है ओके। अब इसके बाद लास्ट लाइन में क्या लिखा है पढ़ो।
साइन पी कॉस पी टेन पी, साइन पी कॉस पी टेन पी सबकी वैल्यू हमको यहाँ पर निकालनी है, ठीक है। तो अब ये सब वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे देखना, सबसे पहले हम निकालेंगे x, और x निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो h हाइपोटेनियस क्या है इसका 25 माइनस एक्स, तो यहां पर लिखो 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की जगह पे एक्स का स्क्वायर प्लस बेस की जगह पे 5 का स्क्वायर। सबको समझ में आ गया यहां तक, ठीक है। अब इसके बाद लेफ्ट साइड में आइडेंटिटी लगेगी कौन सी, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या आएगा a स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, कितना होता है 25 का स्क्वायर 625, 625 करेक्ट। तो यहां आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो प्लस क्या आ जाएगा यहां पर x स्क्वायर, फिर क्या आएगा -2ab, तो -2 इंटू 25 इंटू एक्स इज इक्वल टू राइट साइड में ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? ओके। इसके बाद हाँ ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो अब क्या बच गया यहां पर 625 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा 50x इज इक्वल टू, प्लस नहीं ये माइनस होगा ना, हाँ सॉरी -50x इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 25, ठीक है। अब इस 50x को उधर भेज दो, 25 को यहां शिफ्ट कर दो, तो इधर पे हो जाएगा 625 माइनस 25 इज इक्वल टू 50x, कितना होगा डिफरेंस, हाँ तो 600 अपॉन 50 इज इक्वल टू x, 0 0 कट, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो x की वैल्यू आ गई यहां पर 12। इसका मतलब ये जो आपका परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ कितनी हो गई 12, परपेंडिकुलर हो गया 12, और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 13, और बेस तो ऑलरेडी हमको पता है कितना है वो 5। तो आपको तीनों साइड्स यहां पर मिल गई। सबको यहां तक क्लियर हो गया? ओके। अब इसके बाद क्या क्या चीजें फाइंड आउट करनी थी वो देख लो एक बार, साइन पी कॉस पी टेन पी। तो सबसे पहले साइन पी, साइन पी इज इक्वल्स टू, हाँ क्या होता है साइन पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसका परपेंडिकुलर क्या है पी के रेस्पेक्ट में 12, 12 अपॉन 13, फिर उसके बाद निकालना है कॉस पी, तो कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब कितना हो जाएगा ये 5 अपॉन 13, फिर लास्ट में क्या बच गया 10p, तो 10 क्या होता है p अपॉन b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये कितना हो जाएगा 12 अपॉन 5। दैट्स इट। सबको क्लियर यहां तक? हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं 8 तक, हाँ ओके। अब आते हैं ट्रू एंड फॉल्स लास्ट क्वेश्चन पे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है। अच्छा पहले इसका सॉल्यूशन समझाने के पहले मैं ये बता दूं, देखो साइन ए जो होता है वो कौन सी साइड्स का रेशियो होता है P अपॉन H। अब किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी जो साइड होती है वो कौन सी होती है हाइपोटेनियस। इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर जो कि हाइपोटेनियस है वो हमेशा क्या होगा न्यूमरेटर से बड़ा होगा, और कभी भी किसी फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है तो वो नंबर 1 से क्या आता है छोटा आता है। समझ में है? इसका मतलब साइन ए की वैल्यू हमेशा क्या होगी 1 से छोटी होगी, 1 से छोटी होगी। समझ में आएगी नहीं सबको लॉजिक ये? उसी तरीके से कॉस ए की वैल्यू अगर निकालनी तो कॉस किसका रेशियो होता है बेस अपॉन
हाइपोटेनियस। अगेन हाइपोटेनियस बेस से बड़ा होता है, इसका मतलब कॉस की वैल्यू भी हमेशा क्या होगी, 1 से छोटी होगी। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं सेक ए, तो सेक कौन से साइड्स का रेशियो होता है, किसको याद है? हाँ, इसका उल्टा होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। इसका मतलब न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से क्या होगा, बड़ा। इसका मतलब ये वाला जो रेशियो है ये हमेशा किससे बड़ा होगा, 1 से बड़ा। तो सेक ए की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। कोसेक ए की वैल्यू के बारे में बताओ क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये भी हमेशा क्या होगा, 1 से बड़ा। तो ये दो चीजें, ये हमेशा, ये दोनों 1 से हमेशा छोटे होंगे और ये दोनों हमेशा 1 से क्या होंगे, बड़े होंगे। लेकिन tan और cot के बारे में ऐसा कुछ बोल सकते हैं क्या हम? tan किसका रेशियो होता है, P अपॉन B का, तो परपेंडिकुलर भी बड़ा हो सकता है और बेस भी बड़ा हो सकता है। तो tan की वैल्यू 1 से छोटी, 1 से बड़ी दोनों हो सकती है। तो पहला क्वेश्चन आपका इसी से रिलेटेड है, द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1, तो आंसर इज फॉल्स। ठीक है। फिर उसके बाद सेक ए की वैल्यू 12 अपॉन 5 हो सकती है क्या, पूछ रहा है। तो सेक क्या होता है, H अपॉन बी होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, मतलब न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और ऐसा यहां पर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ट्रू। क्लियर सबको ये चीज। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, देखो, cos A इज द एब्रिविएशन फॉर कोसिकेंट। cos कोसिकेंट का एब्रिविएशन होता है, ट्रू या फॉल्स? तो cos किसका एब्रिविएशन होता है? नहीं, cos किसका एब्रिविएशन होता है, कोसाइन का। कोसाइन का एब्रिविएशन cos होता है, और कोसिकेंट का एब्रिविएशन क्या होता है, कोसेक। याद आया, ये फुल फॉर्म और एब्रिविएशन मैंने बताया था। फिर उसके बाद cot A जो होता है वो प्रोडक्ट होता है cot का और A का, फॉल्स। ये प्रोडक्ट नहीं है, cot मतलब कोटेंजेंट ऑफ दैट एंगल A, यहां वो एंगल के बारे में बता रहा है, मल्टीप्लीकेशन नहीं है। साइन थीटा की वैल्यू 4/3 हो सकती है क्या, ट्रू या फॉल्स? साइन कौन सी साइड्स का रेशियो होता है, P अपॉन H, मतलब डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर से क्या होना चाहिए, बड़ा, लेकिन यहां पर वैसा नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स। सबको समझ में आ गया ये पूरा एक्सप्रेशन? ओके, ठीक है। हाँ, आप जो मैं बता रहा हूं, न्यूमरेटर कैन नॉट बी ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर इन केस ऑफ साइन थीटा, बिकॉज ये वाला रीजन लिख देना पूरा, समझ गए? ओके, हटा दो इसको पूरा। फिर मैं इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आज हम करने वाले हैं वो फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ना आप ये चीजें लिख दो, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन किसका रेसिप्रोकल होता है बताओ एक बार? नहीं, कोसेक। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा। और कोसेक लिखते चलो, याद नहीं रहता है क्योंकि तुम लोगों को, कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा। उसी तरीके से टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा। यहां तक नोट डाउन कर लिया सबने? ओके। फिर इसके बाद एक और चीज कि टेन थीटा को क्या लिखा जा सकता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा को लिखा जा सकता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए आज की क्लास में आगे बढ़ने के पहले। ओके, तो सबसे पहला रो हम बनाएंगे जिसमें रहेगा थीटा, भी टेबल बना रहे हैं, थीटा जिसकी वैल्यू होगी 0 डिग्री, फिर नेक्स्ट आएगी 30 डिग्री, नेक्स्ट आएगी 45 डिग्री, नेक्स्ट विल बी 60 डिग्री,
एंड लास्ट विल बी 90 डिग्री। तो ये स्पेसिफिक एंगल्स हैं जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फिक्स्ड होती है, जो आपको याद रखनी है। अब कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जैसे सबसे पहले हो गया साइन थीटा, फिर हो गया कॉस थीटा, फिर हो गया टेन थीटा। पहले ये तीन के रेशियोज डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको याद रखने के लिए ना जो तरीका बताऊंगा, सुनना, एक मिनट ध्यान देना। देखो, जितने भी मैथमेटिकल फंक्शन हम पढ़ते हैं सभी के ग्राफ बन सकते हैं, हर एक चीज का ग्राफ बनता है। तो अगर मैं साइन थीटा का ग्राफ बनाऊं ना, तो साइन थीटा का ग्राफ कैसा बनता है पता है? ऐसा बनता है, इस तरीके से। ठीक है, अब इसके ग्राफ को समझना, इसके ग्राफ को अगर समझ गए ना तो फिर तुम लोगों को ये पूरी चीज, ये एंगल याद रहेंगे। इसका ग्राफ कहां से स्टार्ट होता है? देखो, एकदम जीरो से, ओरिजिन से। ठीक है, और वो इंक्रीज होते हुए मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है। और साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1। ठीक है, जब परपेंडिकुलर और बेस दोनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो ये बस आपको ये वाली चीज ध्यान में रखनी कि साइन की वैल्यू 0 से इंक्रीज होके कहां तक जाती है? 1 तक। इसका मतलब साइन 0 की वैल्यू क्या होगी? 0। और साइन 90 की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी? 1। क्लियर हुआ? ये दो नंबर याद रहेंगे आप लोगों को, साइन 0 0 और साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। इसके बाद आता है बीच का वैल्यू, तो ये आता है 1/2, ये होता है 1/√2, और ये क्या हो जाता है? √3/2। और फिर आखिरी में क्या आता है? 1। मतलब ये तीन नंबर याद रखने पड़ेंगे। उसके लिए भी कई लोग अलग अलग लॉजिक यूज करते हैं, फिलहाल मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, उस लॉजिक पे। जैसे अगर एक और लॉजिक अगर देखोगे तो ऐसा भी बोल सकते हो उसको, √0/2, ठीक है, √1/2, √2/2, √3/2, और ये हो जाएगा √4/2। आप ये अगर पैटर्न याद रखोगे तो भी चलेगा। √0/2 मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। √1/2 तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1/2। √2/2 तो ये √2 ये कट जाएगा और क्या बच जाएगा? 1/√2। ये √3/2 वही आ गया। और √4/2, √4 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 2। 2 और 2 कट के भी क्या हो जाएगा? 1। आप इस पैटर्न से भी याद रख सकते हो। समझ में आई ये चीज? ठीक है, ओके। तो फिलहाल ये चीज क्लियर हो गई, साइन की वैल्यू कैसे इंक्रीज होके 0 से लेके 1 तक जाती है ये। ठीक है, अब कॉस जो होता है वो उसका जस्ट उल्टा होता है। कॉस जो होता है 1 से डिक्रीज होते हुए क्या हो जाएगा? 0। तो ये साइन का कर्व है, तो ये किसका ग्राफ बनेगा? कॉस का ग्राफ बनेगा। तो कॉस का ग्राफ बनाने के लिए इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। तो सबसे पहले क्या लिख दोगे? 1, फिर क्या आ जाएगा? √3/2, फिर 1/√2, फिर क्या आ जाएगा? 1/2, और लास्ट में क्या आ जाएगा? 0। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं 10 पे। तो 10 जो होता है, अभी यहां पर हमने थोड़ी देर पहले लिखा था, 10 को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उसको साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो यहां पर 0 डिवाइडेड बाय 1 क्या आ जाएगा? 0। 1/2 डिवाइडेड बाय दिस तो कितना हो जाएगा? 1/√3। दिस अपॉन दिस तो क्या हो जाएगा? 1। ये दोनों डिवाइड होगा तो क्या बचेगा? √3। और ये कितना हो जाएगा? इंफिनिटी नॉट डिफाइंड, क्योंकि कभी भी डिनोमिनेटर में 0 आता है तो वो नंबर क्या हो जाता है? नॉट डिफाइंड। क्लियर सबको ये चीज? तो ये बेसिक 3 रेशियो हो गए। इसके बाद 3 उसके रेसिप्रोकल पेयर है। तो साइन का रेसिप्रोकल पेयर क्या है? देख के बताओ। कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा निकालने के लिए आप साइन का रेसिप्रोकल कर दो, तो 0 का रेसिप्रोकल 1/0 होता है, और 1/0 क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 2। इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? √2। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 2/√3। 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1। समझ में आया सबको ये? फिर उसके बाद कोसेक के बाद हो गया कॉस का रेसिप्रोकल। बताओ क्या होता है? सेक थीटा। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। अब देखो, इसका रेसिप्रोकल करो, 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 2/√3। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? √2। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 2। और 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? इंफिनिटी। समझ में आया सबको ये? फिर लास्ट में आ जाएगा टेन थीटा। तो टेन थीटा
सॉरी कॉट लास्ट में आ जाएगा कॉट थीटा। तो कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल पेयर होता है? tan का। तो 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। इसका रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1 और इसका रेसिप्रोकल 1/√3 और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 0। दैट्स इट। क्लियर सबको ये? तो इस तरह से आपको पूरे टेबल याद रखने चाहिए और रेसिप्रोकल फॉर्म में ही याद रखो ताकि आपको सिर्फ 3 की वैल्यू याद रहे, बाकी आपको अपने आप दिमाग में कैलकुलेट कर लो उसको। क्लियर सबको ये? हो गया? टेबल बना लिया सबने? बना लो और याद कर लो बनाते बनाते जल्दी से। अब मैं पूछूंगा फिर टेबल आप लोगों से ना, अभी से जैसे ही हो गया तो। हाँ रेन, पूछना, क्या पूछना है? सर कॉट की वैल्यू 0 कैसे आएगी? ये वाली वैल्यू कॉट Yes, sir. कॉट जो होता है ना 10 का रेसिप्रोकल होता है। तो जैसे ये इन्फिनिटी है ना, तो इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 1/∞ हो जाएगा और 1/∞ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। Yes, sir. हो गया? हाँ बताना। ये बता 1/√3 10 की टेबल में कौन सी डिग्री पे आता है? नहीं, 30 डिग्री। ऐसा पूरा याद रखना दोनों तरफ से, और सिर्फ बेसिक 3 का याद रखना। मैं उनके नीचे वालों का नहीं बोलूंगा, सिर्फ इन तीनों का याद रखना। समझ गए ना? sin cos 10, नीचे वाले भूल भी जाओगे चलेगा। sin 60 की वैल्यू और cos 30 सेम होगा, ठीक है। tan 45 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। हो गया वैदिक? ये बताना tan थीटा की वैल्यू √3 कौन से एंगल पे आती है? 60 डिग्री, ठीक है। हाँ रोहन, हो गया? हाँ बताना sin थीटा की वैल्यू 1/2 कौन से एंगल पे आती है? लेकिन मैं भी देख रहा हूँ तेरी आंखों को, तू कहाँ देख रहा है? ठीक है, तो उधर देख के मत बता। हाँ हो गया? श्योर है? याद करना है, लिखते लिखते याद कर लो जल्दी। जैसे ही लिख लोगे फिर पूछ लूंगा, क्योंकि सर साइन का वैल्यू मतलब इधर से उल्टा कर दिए, कॉस से मतलब इधर हो गया, मतलब 90 डिग्री जो इधर चालू हुआ वहां कैसे हुआ? बल्कि यहाँ पे मतलब इसका वैल्यू उल्टा हाँ मतलब ये कोसाइन और साइन का वैल्यू उल्टा है। हाँ हो गया? हाँ श्रुति बताना। हो गया याद? ठीक है चल बताना। tan 30 डिग्री की वैल्यू। गलत। हो गया? अनवी हो गया? अरे साइन की वैल्यू तो सबको हो गई होगी याद। साइन 0 से कहां तक जाता है? 1 तक। 0 फिर क्या आता है? 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। धीरे धीरे इंक्रीज होता है। सिंपल सा लॉजिक है, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है साइन की वैल्यू भी बढ़ रही है।
ठीक है, इससे एक क्वेश्चन भी बनता है, इसलिए मैं ये वाला लॉजिक ज्यादा फॉलो करता हूँ। एक लास्ट में आएगा एस थीटा इंक्रीजेस साइन थीटा इंक्रीजेस, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। और थीटा इंक्रीज हो रहा है तो कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है? देखो थीटा मतलब एंगल 0 से लेके 90 एंगल बढ़ा रहे हैं, कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ रही है कि घट रही है? घट रही है। समझ में आ रहा है? तो थीटा इंक्रीज होगा, साइन थीटा भी इंक्रीज होगा, और कॉस थीटा क्या होगा? डिक्रीज होगा। टेन थीटा इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? टेन थीटा की वैल्यू भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। समझ में आया ये चीज? ठीक है, तो ये वाला लॉजिक आपको याद, ये क्वेश्चन आंसर करने में भी काम आएगा। ओके, हटा दो फिर इसको मैं। चलो ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं एनसीईआरटी के। बीच बीच में मैं रैंडमली पूछूंगा। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये सारी चीजें फाइंड आउट करनी है, अब स्टार्ट कर देते हैं। चलो कौन बताएगा सबसे? हाँ समझ, बता। साइन 60 की वैल्यू, अरे बैठ के बता। हाँ √3/2। हाँ श्रुति बताओ कॉस 30 की वैल्यू। अरे सेम होता है, साइन 60 और कॉस 30 दोनों सेम होता है। √3/2। 30-60 कौन सा एंगल है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। साइन और कोसाइन कॉम्प्लीमेंट्री, वो कोवर्ड इसलिए तो आ रहा है, तो ये भी क्या होगा? सेम होगा। प्लस साइन 30 की वैल्यू बताओ। 1/2। 0 के बाद क्या आता है अगला नंबर? 1/2 साइन में, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2। अब साइन 30 अगर 1/2 है तो कॉस 60 भी कितना होगा? सेम 1/2। समझ में आया सबको? ये मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? √3 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस ये कितना हो जाएगा? 1/4। एलसीएम क्या आ गया? 4। न्यूमरेटर में क्या हो गया? 3 + 1, तो 4/4, 4 4 कट, तो आंसर कितना आ गया? 1। दैट्स इट। सबका हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन टेबल से वैल्यू देख के पुट करके तो कर सकते हो ना कम से कम। क्वेश्चन नंबर 2 ये आ गया। सबसे पहले 2, यहां पर स्क्वायर लगा हुआ है तो 1045 की वैल्यू पुट करना, फिर स्क्वायर कर देना। तो 1045 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो यहां पर ये आ जाएगा 1 प्लस cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। तो यहां पर आ गया √3/2, स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए पूरे का स्क्वायर, माइनस साइन 60 की वैल्यू। माइनस क्या होती है साइन 60 की वैल्यू? बता जल्दी। √3/2 यही होती है, जो cos 30 वही sin 60, तो ये इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया 2, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस ये 3/4 माइनस 3/4 स्क्वायरिंग किए तो ये दोनों तो कट गया, तो आंसर कितना आ गया? 2। हो गया सभी का? हटा दो इसको। जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। इरेज कर दो ना। cos 45 डिग्री की वैल्यू बताओ। 1/√2। sec 30 डिग्री की वैल्यू बताओ। sec किसका रेसिप्रोकल होता है? याद करो, cos का। cos 30 कितना होता है? √3/2। तो उसका उल्टा कर दो तो कितना हो जाएगा? 2/√3। ऐसे याद रखना पड़ेगा। प्लस कोसेक 30, तो कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। साइन 30 कितना होता है? 1/2। तो उसका उल्टा कर दो तो 2/1, ये आ जाएगा। समझ में आया सबको ये? ठीक है, फिर उसके बाद न्यूमरेटर वाली टर्म एज इट इज 1/√2। ठीक है, डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लो। क्या आ जाएगा एलसीएम डिनोमिनेटर में? √3,
और न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा 2 प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 2√3। सबको यहां तक क्लियर हुआ? अब देखो ये वाला न्यूमरेटर है और ये वाला पार्ट कहां पर है? डिनोमिनेटर पे। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 1/√2 मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट होगा और ये जो फ्रैक्शन है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल होगा मतलब √3 ऊपर चला जाएगा और ये पूरा टर्म जो है वो नीचे आ जाएगा 2 + 2√3। क्या ये क्लियर हुआ सभी को? ओके, इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा ध्यान देना, ये √3 इंटू 1 क्या हो जाएगा √3। डिनोमिनेटर में इसको मल्टीप्लाई कर दो, करना है तो क्या बन जाएगा ये 2√2 प्लस ये √2 इससे मल्टीप्लाई हुआ क्या बना 2√2। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 2√6। रूट के अंदर वाले दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। दैट्स इट, ये फाइनल आंसर आएगा आपका। ठीक है, क्या कंफ्यूजिंग है इसमें? आंसर समझ में नहीं आता पूरा है, आधा अधूरा लगता है सर। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं, रैशनलाइज। सिंप्लीफाई इसके बाद इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए रैशनलाइज करना पड़ेगा। हाँ, यहां पर छोड़ोगे चलेगा, लेकिन मेरे ख्याल से बुक में रैशनलाइज करके दिया है क्या? बुक में रैशनलाइज किया होगा। थैंक यू, सेम टू यू। ठीक है, किया रैशनलाइज? हाँ, तो उसको रैशनलाइज करना चाहिए, वैसे तो करना चाहिए लेकिन अभी छोड़ देते अपन। ठीक है, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन ज्यादातर आते नहीं है और रैशनलाइज करना तुम लोगों को आता है, ऐसा मैं मान रहा हूँ। 11th में 9th में किया है ना रैशनलाइज? चलो ठीक है, इस पार्ट पे आते हैं। 4th क्वेश्चन, इसको पूरा करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो sin 30 की वैल्यू बताओ कितनी होती है? 1/2 प्लस tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, तो ये हो गया 1/1 प्लस कोसेक प्लस नहीं माइनस कोसेक 60, तो कोसेक 60 की वैल्यू होती है 2/√3। करेक्ट, तो ये आ गया 2/√3 ब्रैकेट क्लोज, सॉरी अपॉन, ये पूरे को ब्रैकेट के अंदर लिख दो, अच्छा रहेगा। अपॉन डिनोमिनेटर में sec 30 2/√3 प्लस cos 60 1/2 प्लस cot 45 1/1। यहां तक हो गया सभी का? फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर में एलसीएम ले लेते हैं। तो न्यूमरेटर का एलसीएम कितना आ जाएगा 2√3। और अब इसके बाद ध्यान से समझना, यहां बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम जाती है फ्रैक्शन को जब ऐड करते हैं तब। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर के सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया हमारा उसका एलसीएम। ठीक है, अब यहां इस 1 से क्या मल्टीप्लाई होगा? जो उसके डिनोमिनेटर में नहीं है वाली टर्म, मतलब ये दोनों, तो क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा उससे √3 प्लस इस 1 से क्या मल्टीप्लाई होगा? ये वाले दोनों नंबर्स, मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पर 2√3 माइनस 2, इस 2 से क्या मल्टीप्लाई होगा? ये दोनों नंबर, मतलब क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर हुआ सबको? ये वैसा ही डिनोमिनेटर में भी कर देंगे, तो यहां पर भी एलसीएम कितना आ जाएगा 2√3। यहां इस 2 से क्या मल्टीप्लाई होने वाला है 2 प्लस इस 1 से क्या मल्टीप्लाई होगा √3 प्लस आखिरी वाले 1 से क्या मल्टीप्लाई होगा 2√3, ये मल्टीप्लाई होगा। और ये पूरा न्यूमरेटर वाला पार्ट और ये पूरा डिनोमिनेटर वाला पार्ट। यहां तक सबको क्लियर हो गया? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये वाले दोनों टर्म्स आपस में ऐड हो जाएंगे। इन दोनों का एडिशन कितना बन जाएगा 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2√3। ठीक है,
और ये डिनोमिनेटर वाली जो टर्म है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी और रेसिप्रोकल हो जाएगी। रेसिप्रोकल होगा तो आपका ये जो 2√3 है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर में ये √3 प्लस 2√3 ये दोनों ऐड होके क्या बन जाएगा 3√3 और यहां पर क्या बना +4। ये स्टेप एक बार चेक करो, किसी को डाउट है तो पूछो। कौन सा वाला 3√3? ये वाला, ये वाला 1√3 2√3 ऐड होके 3√3। ये दोनों के सामने में जो नंबर होते हैं वो ऐड होते हैं, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। ये इसके सामने में कुछ नहीं मतलब 1√3। जैसे ऐसा होता है ना x + 2x कितना होता है दोनों का एडिशन 3x, वैसे ही √3 + 2√3 एडिशन कितना हो जाएगा 3√3। समझ में आया लॉजिक? ठीक है, डिनोमिनेटर में भी वैसे ही हुआ, ये 1√3 और यहां पर क्या था 2√3 था, तो ऐड होके क्या बन गया वो 3√3। ओके, और किसी को कुछ डाउट है? हाँ, ये देखिए यहां पर ये 1√3 है, ये 2√3 है। हाँ, ये डिनोमिनेटर वाला और रेसिप्रोकल भी कर दिया, 2 स्टेप एक साथ कर दिया, इसीलिए मैं पूछा कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है। आया नहीं आया श्रुति समझ में? नहीं आया तो ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ ये वाला पूरा स्टेप, ठीक है। एक स्टेप बढ़ा देता हूं, समझ लो। देखो अपॉन ये वाला स्टेप, ये समझ में आया कि ये कैसे हुआ? ये वाला स्टेप जब परफॉर्म होगा तो देखो डिनोमिनेटर में क्या होगा, यहां पर ये 2 2 सा कितना हो गया 4, तो यहां पर मैंने लिख दिया +4, ठीक है। ये कितना है 2√3 है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2√3 बनेगा, और ये 1√3 है तो 2√3 1√3 मतलब कितना बन जाएगा दोनों का एडिशन 3√3, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या बच गया यहां पर 2√3। अभी समझ में आया क्या? बताओ एक बार, क्लियर पक्का? अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम? नेक्स्ट स्टेप में ये वाली न्यूमरेटर वाली टर्म एज इट इज लिख रहा हूं फिर से, 3√3 - 4, 3√3 - 4 अपॉन 2√3, ये वाला टर्म एज इट इज मैंने फिर से लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद फिर ये वाला जो टर्म है ना, इस टर्म को मैं मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा, मल्टीप्लीकेशन, और ये न्यूमरेटर में चला जाएगा 2√3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 3√3 + 4, तो हो जाएगा 3√3 + 4। क्लियर ये सबको? अब क्या होगा देखो नेक्स्ट स्टेप में, ये दोनों टर्म्स कट जाएंगी, ये दोनों कट गया, तो क्या बच गया अब हमारे पास 3√3 - 4 डिवाइडेड बाय 3√3 + 4। अभी यहां तक का स्टेप क्लियर? ठीक है, इसके बाद रैशनलाइज, तो रैशनलाइज करने के लिए, हाँ पूछो पूछो किसको पूछना है। सर आपने इस कॉलम में दिया 3√3 - 4 अपॉन 2√3 अपॉन में फिर 3√3 + 4 अपॉन 2√3, तो पहले ही 2√3 और 2√3 कैंसिल नहीं हो सकते? हाँ तो कर दो, पहले ही कैंसिल कर दो, यहां पर मैंने उसको यहां पर कैंसिल कर दिया, Yes, उससे sir. कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ, इसके बाद डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, किसको किसको आता है रैशनलाइज करने, हाथ उठाओ। ठीक है, वेरी गुड, ओके, बस 1 2 3 है, तू हाथ उठा रहा है? हाँ ठीक है, बता अभिमन्यु, अभिनव बता कौन सी वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, बस ये बताओ ऊपर। वेरी गुड, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको क्या बोला जाता है रैशनलाइजिंग फैक्टर। बाकी लोग भी यहाँ पर ध्यान से सुनो, जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसका साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है रैशनलाइजेशन। क्लियर सबको ये? अब ऐसा करने से क्या होता है, डिनोमिनेटर में हमेशा एक आइडेंटिटी लगती, कौन सी आइडेंटिटी लगती है? a + b a - b, जो कि होता है a² - b² है। नहीं, ये नंबर सिस्टम में था। हाँ,
लास्ट ईयर पढ़ाई किया होगा ना वो। ठीक है, इसके बाद ये डिनोमिनेटर में हो गया। न्यूमरेटर में क्या होगा बताओ तो? न्यूमरेटर में 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। हाँ ये भी होता है, हाँ इसीलिए तो होल स्क्वायर बना ना। नीचे में a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर में a माइनस बी, तो इसलिए a माइनस बी का क्या बन गया? होल स्क्वायर। क्या ये क्लियर सभी को? चलो ठीक है, इसके बाद आगे बताना डिनोमिनेटर के बारे में, बस बताना कि 3√3 का होल स्क्वायर कितना होगा, कौन बताएगा? 27, ठीक है। माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। हाँ, अब वैदिक न्यूमरेटर के बारे में बता, क्या करेंगे न्यूमरेटर में? हाँ करेक्ट करेक्ट। तो ये न्यूमरेटर में लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या ये सबको समझ में आया? न्यूमरेटर में क्या लगा है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसके बाद 3√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो वो कितना होता है? 27। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 माइनस, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 2 3 6, 6 4 24, तो माइनस 24√3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 27 माइनस 16, 11। तो ये कितना हो जाएगा? 11। फिर उसके बाद लास्ट स्टेप 27 प्लस 16 दोनों का एडिशन 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाय 11। दैट्स इट, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। समझ में आया सभी को? इरेज कर दूं पूरा? जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। एक क्वेश्चन बचा है ना। सर आपकी जो लास्ट ईयर की मोटी वाली बुक है डिलीटेड टॉपिक बहुत सारा डिलीटेड है उसमें से। हाँ हाँ सर आप बोले सर, हाँ आप बोले थे कि क्या बोल रहा है? बोल। सर आप बोले थे कि एक सितंबर को बुक दूंगा फिर। अरे यार वो प्रिंट नहीं हुआ है, वो 2-3 दिन और वेट कर लो, मैं उससे ट्रैक कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या है ना, मैं लगभग 300 बुक्स का ऑर्डर दिया हूँ, तो वो अभी तक रेडी नहीं किया सारे क्लासेस की मिला के, 7th 8th 9th 10th 11th 12th। हाँ 7th 8th की भी सबकी इस बार। ठीक है ठीक है ओके। एक पार्ट और ये नहीं है क्या? यही क्वेश्चन तो बोला था मैं। नहीं, ये क्वेश्चन जो मैंने बोला था ना कि इसको फिर से दोबारा हम करेंगे एक बार सॉल्व, तो दूसरे तरीके से, तो उस क्वेश्चन पे आ गया हूं मैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या लिखा है एक बार फिर से पढ़ना। जसदीप क्वेश्चन पढ़ ध्यान से। तो सबसे पहले ट्राइंगल एबीसी बनाया, राइट एंगल बना दिया बी पे। हाँ tan A इज इक्वल टू कितना गिवन है? 1/√3, और हमको ये निकालना है। क्लियर यहां तक क्वेश्चन सभी को? अब देखो, अगर तुम वो टेबल वाला वैल्यू वाला पढ़ लियो तो इसको बनाने का नया तरीका क्या है और इजी तरीका क्या है, चेंज कैसे हो जाएगा। tan A इज इक्वल टू 1/√3। अब तुम लोगों को पता है कि 1/√3 tan की टेबल में कौन से एंगल पे आता है, तो 1/√3 की जगह पे क्या लिख दोगे? tan 30। समझ में आया सबको? ये देख लो इधर क्या किया है, ध्यान से समझो, गलती करते हैं यहीं पर बहुत। 1/√3 की जगह पे tan 30 रखा। अब tan और tan कट गया तो a की वैल्यू कितनी आई? 30 डिग्री। a की वैल्यू 30 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल कितना बन गया? 30 डिग्री। समझ में आया सबको?
और एंगल बी कितना था 90 और एंगल सी कितना होगा बता दो 60। समझ में आया सबको ये चीज? अब सीधे यहां पर ना ए की जगह पे रख दो 30 डिग्री और सी की जगह पे क्या रख दोगे 60 डिग्री प्लस ये कितना हो गया cos 30 और ये क्या हो गया sin 60। क्लियर हुआ सबको ये चीज? क्या किया मैंने, ए निकाला एंगल ए, उससे क्या निकल गया एंगल सी, और फिर दोनों एंगल ए और एंगल सी की जगह पे उनकी वैल्यू रख दी। अब ये पता है कि sin 30 कितना होता है टेबल से, बताओ। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, sin 0 0 होता है। और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, cos 30 √3/2, cos 60 √3/2, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4। तो आंसर में एलसीएम आएगा 4 और ये 1 + 3 मतलब 4/4, जो कि क्या आ जाएगा 1। समझ में आया? तो अब ये और इजी तरीके से सॉल्व हो गया अगर हमको ये चीज पता है तो। क्लियर ये सबको? अब ये तरीका कब फेल हो जाता है या अप्लाई नहीं होता ये भी बता दो। जैसे अगर मान लो आपको tan a की वैल्यू 1/√3 की जगह पे ये दे दिया 2/√3 दे दिया, समझ गए ना? तब आप ये तरीका नहीं लगा सकते। ये तरीका तभी लग सकता है जब ये वैल्यू जो दी हुई है वो टेबल में से किसी एक वैल्यू में से हो। समझ में आया ये चीज? ठीक है, इसलिए आपको दोनों तरीके पता होने चाहिए। ओके ठीक है, तो एंड कर दो फिर आज की क्लास। ओके बाय सर। बाय बाय।